यस। हाँ जी। वेलकम एवरीवन। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आप लोगों का क्योंकि बहुत जल्दी एग्ज़ाम आने वाले हैं, लेट्स क्विकली डिस्कस जो चीज़ें हम करने वाले हैं। बिफोर दैट लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। अगर यहाँ पर कोई मुझे नहीं जानता है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, ओके। सो आई एम सी एस विनीता। यू कैन सी हाउ हैप्पी आई एम बिकॉज आफ्टर अ ईयर आई एम टेकिंग वर्कशॉप्स। Yeah, I'm CS Sunita. I got AIR 6 NCS Executive, AIR 4 NCS Professional. उसके बाद मैंने ट्रेनिंग की थी वन ऑफ द टॉप लिस्टेड 50-60 कंपनीज में से एक, दैट इज LTI Mindtree, and then I started teaching, and yeah, I am a full-time teacher for CACS CMA, and I mentor students. काफ़ी सारे mentorship के बच्चे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अरे यस, आई वांटेड टू टेक इट ऑन ज़ूम, बट ज़ूम मीटिंग, जियो मीट में ये सारा कुछ ट्राई कर रही थी, बट वो फीजिबल नहीं हो पा रहा था। आई वाज लाइक ये एक कर लेते हैं। आप लोगों को जो भी रहेगा ना, आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप लोग एडेड हो, वहाँ पर यहाँ कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर कुछ लंबा सा कुछ बोलना है तो सेंड मी एन ऑडियो और समथिंग। मैं कोशिश करूँगी वो भी चेक करते रहूँ, ठीक है। हाँ जी मयूरेश, तुम्हारा सीए का पेपर है, बट ठीक है, ये काम आ जाएगा। चलो, सो या द एजेंडा फॉर दिस वर्कशॉप इज ऑल दीज थिंग्स। हम पहले तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन से और सबको कैसे आंसर करना होता है वो देखेंगे। उसके बाद आपका पेपर प्रेजेंटेशन, कि आपको जब आप पेपर लिख रहे हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, द पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड, वो देखेंगे। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं एक टेक्निक बताऊंगी। जो लोगों की मैंने अभी तक ये काउंसलिंग की है और मेंटरशिप में उनको आइडिया होगा 1 2 3 4 टेक्निक का। और उसके अलावा कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, एंड लास्टली आई विल टेक योर क्वेश्चंस, ठीक है। सो अभी फ्लो बना रहे उसके लिए क्वेश्चंस मैंने एंड में रखा हुआ है। एक बार जो भी मैं सोच के आई हूँ, जो मैं प्रिपेयर करके आई हूँ, मुझे वो फटाफट फटाफट कंप्लीट कर लेने दीजिए, एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस, ओके। चलो, हेलो लीजा जी। बहुत बढ़िया करिश्मा जी। यस। चलो, सो सबसे पहली चीज दैट इज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आई होप यू ऑल हैव पेपर पेन विद यू, या नहीं है तो फटाफट से ले आओ एंड देन कंटिन्यू, ठीक है। चलो, सो यस, सबसे पहले अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करें ना, सो मेजर अगर हम देखें, अगर डिवाइड करें तो सबसे पहले तो आता है केस स्टडी क्वेश्चंस, जिसमें बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है कि लिखना कैसे है, ठीक है। केस स्टडी क्वेश्चंस वो हम डिस्कस करेंगे। देन कमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा होता है और आखिरी में लिखा होता है डिस्कस, आखिरी में लिखा होता है कमेंट, ठीक है। सो वो हम देखेंगे। देन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछते हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल में CRBI में और SMCF में न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आते हैं, बट दूसरे सब्जेक्ट में भी जैसे रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर में भी वो न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ में वो न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, सिक्योरिटीज लॉ में वो न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, और आपका टैक्स CFM तो है ही, तो उसे कैसे आंसर करना है। और अदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जहाँ पर ओपन बुक के लिए भी मैं कवर करूंगी। दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द प्रोफेशनल, CS प्रोफेशनल में जो ओपन बुक एग्जाम है उसमें कैसे आंसर्स लिखने हैं उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली चीज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को हमें कैसे अटेम्प्ट करना होता है, ओके। सबसे पहली चीज केस स्टडी क्वेश्चंस। नाउ वेरी फर्स्ट थिंग, कि आपके ये जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, मेजॉरिटी में वो क्या कर रहे हैं, सी द पेपर पैटर्न, ओके। आपको समझेगा बहुत लंबा सा एक पूरे पेज का केस स्टडी हो सकता है, और एंड में दे आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन। एंड में व्हाट डू दे डू, आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन। पूरा लंबा चौड़ा एक केस दिया होगा, एक कंपनी है, उसका इतना कैपिटल है, ब्ला 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 ब्ला, एंड में दे विल आस्क कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो उसके लिए कंपनी के ऊपर एप्लीकेबिलिटी आती है या नहीं आती है, ठीक है। या फिर कोई कमिटी बनानी है तो हमारी कंपनी के लिए वो एप्लीकेबल है या नहीं है। सो यहाँ पर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर आस्किंग यू अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, कि आपको सेक्शन 177 ऑडिट कमिटी के बारे में लिखना है, या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है वो लिखना है। सो बहुत सारे केसेस अगर आप देखोगे वो लेंदी केसेस होते हैं, और एंड में एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि यू हैव टू फाइंड योर क्वेश्चन। कोई भी केस आता है, ये मैं हर स्टूडेंट को बोलती हूँ, कोई भी केस आता है स्टार्ट विथ द बॉटम, ठीक है। मेजॉरिटी केसेस में 90% केसेस में
केस के एंड में वो एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, या जो भी क्वेश्चन उन्हें पूछना है वो एंड में दिया होता है। उससे क्या होगा ना, जब आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे और उसके बाद केस पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि कौन से पॉइंट्स आपके लिए रेलेवेंट है। आप वो स्कैन कर पाओगे, फटाफट फिल्टर कर पाओगे कि इररेलेवेंट, ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट करने के लिए इतना लेंदी क्वेश्चन देके हम पैनिक करें, उसके लिए इतना लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि यू हैव टू फाइंड द क्वेश्चन जिसका आपको जवाब देना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये करते हैं। देन सेकेंड, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि ये किसी केस से जुड़ा हुआ है, किसी केस लॉ से जुड़ा हुआ है, किसी जजमेंट से जुड़ा हुआ है, या फिर किसी प्रोविजन से जुड़ा हुआ है, प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट। क्योंकि अगर एक्ट है तो वहाँ आपको प्रॉपर सेक्शन नंबर कोट करना पड़ेगा, अगर कोई केस है तो आपको केस लॉ का नाम कोट करना होता है। ठीक है, सो ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी केस आया उससे रिलेवेंट, उससे रिलेटेड कोई केस लॉ आपने पढ़ा हुआ है क्या। अब सवाल ये आता है कि अगर सेक्शन नंबर याद नहीं है तो, या फिर केस लॉज का नाम याद नहीं है तो, जो कि बहुत वैलिड सवाल है, बहुत कॉमन सवाल है। अगर नहीं याद आता है तो प्रोविजंस के लिए यू कैन राइट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और वट एवर एक्ट यू आर रेफरिंग टू। और अगर केस लॉ है तो एज पर द लैंडमार्क जजमेंट। यानी कि यहाँ पर अगर केस का नाम याद नहीं है या सेक्शन का नाम याद नहीं है तो यू कैन जस्ट रेफर कि एक सेक्शन है इस एक्ट का। एक्ट का नाम तो याद होगा ना, सेक्शन नंबर याद नहीं होगा, एक्ट का नाम तो याद होगा, वो ज़रूर से लिखना। ठीक है, और अगर केस लॉ में केस का नाम याद नहीं है बट ये याद है कि वो सुप्रीम कोर्ट का था या हाई कोर्ट का था, फॉर एनी रीज़न अगर वो याद आता है तो दैट विल ऑल्सो हेल्प कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था। ठीक है, सो अगर केस लॉ का नाम याद नहीं है, कोर्ट आपको बाय फॉर एनी रीज़न याद है तो यू कैन मेंशन द नेम ऑफ द कोर्ट। ठीक है, सो यहाँ पर यू विल स्टार्ट विद दैट। अब आंसर का फॉर्मेट आपका कैसा होना चाहिए? द फॉर्मेट फॉर केस स्टडी क्वेश्चंस इस, आपको शायद आपके टीचर्स ने बताया होगा, यहाँ पर आपको लिखना होता है जो भी आपके फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स लिख सकते हो, फैक्ट्स ऑफ द केस, या फिर उसके जगह लिख सकते हो सिनेरियो ओवरव्यू। ठीक है, सिनेरियो ओवरव्यू या फिर ओवरव्यू ऑफ द केस, ऐसा कुछ भी आप हेडिंग लिख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हेडिंग्स दे रहे हो। ठीक है, आपका जो आंसर होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, जिसमें हर एक पार्ट के ऊपर आपको हेडिंग देना होता है। सो पहले आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिखते हो, उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्वेश्चन लिख सकते हो, दैट इज अ बोनस थिंग। ठीक है, नहीं भी लिखते हैं कुछ लोग, लिखा तो बहुत अच्छा होता है, नहीं भी लिखा तो कोई ऐसा मार्क्स नहीं कटेंगे। फैक्ट्स के साथ साथ जो सवाल पूछा गया है यू राइट दैट, ओके, द क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड। इसके बाद यू विल राइट द एप्लीकेबल केस लॉ या फिर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ एक्ट का नाम, एप्लीकेबल केस लॉ या फिर एप्लीकेबल प्रोविजन और एक्ट का नाम। अब यहाँ पर यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रॉपर हेडिंग्स देके लिख रहे हो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, या फिर रिवर्स भी हो सकता है, पहले आप एप्लीकेबल प्रोविजन भी लिख सकते हो, उसके बाद आप फैक्ट्स ऑफ द केस भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी करोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो फैक्ट्स ऑफ द केस और एप्लीकेबल केस लॉ या फिर एप्लीकेबल प्रोविजन, रेलेवेंट प्रोविजन आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड थर्ड विल बी योर कंक्लूजन। ये 3 हेडिंग्स हो गए, कंक्लूजन, या फिर अगर एग्जाम में पूछता है कि रेकमेंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या करना चाहिए, यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, आपसे सीएफओ पूछ रहे हैं रेकमेंड सीएफओ कि क्या करना चाहिए, तो आप कंक्लूजन की जगह रेकमेंडेशन भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो अलाउड। अगर एग्जाम में पेपर में लिखा हुआ है रिकमेंडेशन मांग रहे हैं, रेकमेंड करो, तो आप कंक्लूजन हेडिंग के बजाय रिकमेंडेशन भी लिख सकते हो। दिस विल गिव वेराइटी टू योर आंसर्स इन योर आंसर शीट। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेट है इसमें हेडिंग्स की हमने बात कर ली, फैक्ट्स एकदम समराइज लिखना है। जो लोग प्रोफेशनल का एग्जाम दे रहे हैं, आई गेस ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी कुछ पता होगा इसके बारे में, एग्जीक्यूटिव के लिए स्पेशली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। तो बहुत समरी में, बहुत क्रक्स में आपको फैक्ट्स लिखने होते हैं। अब कई लोगों को समझ नहीं आता समराइज करे कैसे। फॉर एग्जाम्पल कोई केस दिया हुआ है, ठीक है, अब वो केस दिया हुआ है, उसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ है और कंपनी के बारे में लिखा हुआ है कि कंपनी कौन से फील्ड में काम कर रही है, उसका कैपिटल कितना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
हमारे लिए वो रेलेवेंट ही नहीं है। मान लीजिए उनकी कोई बोर्ड मीटिंग के ऊपर क्वेश्चन है जहाँ पर कोरम के ऊपर सवाल है, ठीक है, कोरम के ऊपर सवाल पूछा गया है। अब वहाँ पर वो कंपनी कौन से सेक्टर में काम कर रही है आपके केस में लिखा है, आपके आंसर्स में वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसका पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, मीटिंग के कोरम से कोई लेना देना नहीं होता है। सो जो बहुत रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं सिर्फ वही लिखना होता है, ठीक है। देन सेकेंड थिंग इज कि जो एप्लीकेबल केस लॉ है उसमें भी हो सकता है बहुत सारे जजमेंट्स पास किए हो या फिर जो प्रोविजन है उसमें बहुत सारे पॉइंटर्स हो। अब आपको ध्यान रखना है कि पूरा पेपर हमें अटेम्प्ट करना है, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, वो भी कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। सो आपको मेक श्योर करना है कि जो रेलेवेंट पॉइंट्स है सिर्फ वही लिख रहे हो, जो रेलेवेंट पॉइंट्स है जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है वही लिखना है, ओके। एंड थर्ड, कंक्लूजन। कंक्लूजन की जो टर्मिनोलॉजी होगी, कंक्लूजन की जो वर्डिंग्स होगी वो कैसी होनी चाहिए, जैसा एग्जामिनर ने पूछा है। सो अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो क्लेम है वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है, द क्लेम ऑफ द CFO इज वैलिड और नॉट, तो आपको कंक्लूजन में लिखना है इन व्यू ऑफ द अबव, या फिर कंसिडरिंग द जजमेंट पास्ड इन दिस केस it can be concluded that the claim of the CFO is correct or incorrect whatever it is। यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वर्ड्स क्वेश्चन में पूछे गए ना एग्जैक्ट उन्हीं वर्ड्स में आपको आंसर करना है, ठीक है। यस, ये हो गया केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए फॉर्मेट एंड या वट एवर यू हैव टू कवर हियर, ठीक है। इसमें यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो कंक्लूजन है वो बहुत ही क्लियर आंसर देने वाला होना चाहिए। वहाँ पर ऐसा नहीं कि वापस हमने क्या किया, प्रोविजन को ही कॉपी पेस्ट कर दिया है। आंसर चाहिए कि ये केस में होगा क्या, कोरम था या नहीं था, ऑडिट कमेटी बनानी है या नहीं बनानी है, इज दैट पर्सन एलिजिबल टू बी योर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉट, ठीक है। वेरी क्लियर कंक्लूजन शुड बी देयर, ओके। ये क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर। Perfect, perfect, perfect. Sure. Next is comment based questions. कमेंट बेस्ड क्वेश्चन में एक प्यारा सा सेंटेंस उठा के दे देते हैं कोई से भी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। कई बार इंट्रोडक्शन से एक सेंटेंस उठा के दे देते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन से, एंड यू आर आस्क्ड टू कमेंट ऑन दैट। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड द फॉर्मेट विल बी डिफरेंट। केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए अलग होता था, यहाँ पर अलग रहेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो कमेंट ध्यान से रीड करना है। कई बारी जो सेंटेंस लिखा होता है ना वो जानबूझ के गलत लिख देते हैं, ठीक है। सो वट एवर सेंटेंस इट इज यू हैव टू मेक श्योर कि आप पहले ये समझ पा रहे हो वो सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है या फिर पार्शियली करेक्ट है, ठीक है। या तो वो सेंटेंस करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा या फिर पार्शियली करेक्ट होगा। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस थिंग। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके बाद यू विल स्टार्ट राइटिंग ऑन दैट टॉपिक। सो फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस जो कमेंट लिखा हुआ है दैट इज कि हर एक कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है। एवरी कंपनी और एवरी पब्लिक कंपनी, फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन एवरी पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, डिस्कस, एक्सप्लेन, कमेंट, ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये सेंटेंस, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है क्या? ऑब्वियसली नहीं, हमने प्रोविजंस पढ़े हुए, राइट। अब मैं सेक्शन 203 यहाँ पर नहीं पढ़ाने वाली हूँ। सो कंपनी सेक्रेटरी किन किन कंपनीज को अपॉइंट करना है हमें पता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर यू विल नॉट स्टार्ट डायरेक्टली कि ये प्रोविजन, ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो सही है या गलत है। देखो अगर ये लिखना भी है तो हम एंड में कंक्लूड कर सकते हैं, ओके। एंड में यू कैन कंक्लूड कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। यू कैन राइट हेंस द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इट इज इनकरेक्ट या फिर इट इज पार्शियली करेक्ट। जो भी जवाब होगा वो आप एंड में लिख सकते हो। उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोविजन एंड एक्सप्लेन। यहाँ पर हो सकता है आप बुलेट पॉइंट्स में लिख पाओ तो बेस्ट हो जाएगा, अगर आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो तो। लेकिन जनरली कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्योरली थ्योरेटिकल होते हैं, ठीक है। सो मोस्टली इट इज टू बी रिटन इन पैराग्राफ्स।
नाउ व्हेन यू आर राइटिंग एनी पैराग्राफ आंसर, यू आर नॉट सपोज टू राइट इन जस्ट वन पैराग्राफ और आंसर खत्म करना है। आपको छोटे बड़े पैराग्राफ्स का कॉम्बिनेशन लिखना होता है, ठीक है। तो 5 से 7 लाइन का एक पैराग्राफ लिखा, फिर 1 लाइन का स्पेस दिया, फिर नया पैराग्राफ लिखा, वैसे यू विल राइट। आंसर का लेंथ कितना होना चाहिए वो मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन में बताऊंगी, ठीक है। सो कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में मोस्टली इट इज दैट यू हैव टू राइट द पैराग्राफ्स। सो जो भी रेलिवेंट प्रोविजन है, जो भी रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको लिखना है, और एंड में यू विल राइट कि ये जो स्टेटमेंट था वो सही था या गलत था, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको हेडिंग्स देने हैं, इट इज़ नॉट रियली रिक्वायर्ड, ठीक है, लेकिन अगर आपको हेडिंग्स देने हैं तो यू कैन राइट फॉर्मेट के लिए यू कैन राइट सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर टॉपिक, वो आप लिख सकते हो। सेकेंड आप लिखोगे एनालिसिस of the statement, analysis of the statement, and finally you will write the conclusion. Now understand this format, ये जो headings है, headings यहाँ पर optional होते हैं, headings completely optional हैं, आप नहीं भी लिखोगे headings तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ आपको ये format ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम introduce करेंगे कौन सा topic है, उसके बाद वो स्टेटमेंट से रिलेट करके जो भी कॉन्सेप्ट है वो लिखेंगे, और एंड में कंक्लूड करेंगे कि ये स्टेटमेंट सही था, गलत था या पार्शियली सही था, ओके। हेडिंग्स ऑप्शनल है, ठीक है। चलो, एंड यस वी हैव कवर्ड। यहाँ पर भी ध्यान रखना कि जो स्टेटमेंट है एग्जैक्ट वही लिख के आपको कंक्लूड करना है कि ये स्टेटमेंट सही है, गलत है या पार्शियली सही है, ठीक है। यूज द टर्मिनोलॉजीज, ओके। ये हो गया कमेंट क्वेश्चंस। देन कम्स न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आपके एग्जीक्यूटिव में न्यूमेरिकल्स के लिए तो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, और प्रोफेशनल में वैल्यूएशन और SMCF और किसी किसी सब्जेक्ट में 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी डू फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस? चलो, ओके। सबसे पहली चीज यहाँ पर देखो, टेक्निकलिटी और मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है नहीं, ठीक है। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड अगर बीच बीच में थोड़ा टेक्निकल एरर आ रहा होगा तो दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग स्टफ, कि अगर कुछ मिस भी हो रहा है तो वो सेकेंड बार जब मैं बोल रही हूँ तो सुनाई दे दे। I'll do something about it. I'll do something about it. जैसे आप अभी तक पेशेंस मेंटेन किए हुए हो, जस्ट मेंटेन इट। I'll do something about it, ठीक है। यस, ओके। सबसे पहली चीज इसमें भी यू हैव टू रीड द क्वेश्चन बिफोर द डेटा, ठीक है। जो भी लंबा चौड़ा डेटा दिया हुआ है सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, वो भी जनरली एंड में दिया होता है, कई बारी टॉप में भी लिखा हुआ होता है। सो फाइंड आउट द क्वेश्चन एंड रीड आउट, सो दैट जो भी आपके इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगा ना, जो भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगा वो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ये तो मेरे काम का ही नहीं है, वरना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें वो आंसर में भी नहीं लिखना है और उसमें दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखिए कि पूछ क्या रहा है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, और उसके बेसिस पे यू फिगर आउट कि आपके लिए रेलेवेंट डेटा कौन सा है, ठीक है। हियर योर फॉर्मेट विल बी, यहाँ पर आप अगेन ओवरव्यू लिख सकते हो, ठीक है, या तो ओवरव्यू लिख सकते हो या फिर गिवन इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन डेटा, ठीक है, या तो गिवन इंफॉर्मेशन या फिर गिवन डेटा यू कैन राइट। जो भी रेलेवेंट कैलकुलेशन के लिए जो भी रेलेवेंट कंटेंट दिया हुआ है वही आपको यहाँ पर लिखना है, ओके। देन सेकेंड यू विल राइट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट की पूछा क्या है,
हमें क्या निकालना है, टू कैलकुलेट द CSR एक्सपेंडिचर अमाउंट, या फिर टू कैलकुलेट एनी अदर स्टफ, जो भी, टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, वॉट एवर इट इज, यू हैव टू राइट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो एक लाइन में होता है, ठीक है। दिस इज सिंगल लाइनर, वन लाइनर होता है कि आपको निकालना क्या है, आंसर क्या निकालना है, ठीक है। ये हो गया। देन यू विल राइट द फॉर्मूला और उसके साथ साथ द एंटायर सोल्यूशन, जो भी फॉर्मूला है, इफ इट इज FM वगैरह का वहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ होगा, सो आपको फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद पूरा सॉल्व करना है, एंड देन योर फाइनल आंसर, ये जो आपका फाइनल आंसर होगा, देखो जब आप आंसर लिख रहे होगे ना, यू विल राइट सोल्यूशन इधर, ठीक है। जो मार्जिन के लेफ्ट में आप लिख रहे होगे वो सोल्यूशन लिखोगे कि सोल्यूशन टू वट एवर इट इज 1B, यहां पर भी लिख सकते हो आप, ठीक है, सोल्यूशन टू क्वेश्चन 1 का सब क्वेश्चन B, ओके। अब जब आप लास्ट में कंक्लूड कर रहे होगे, यहाँ कंक्लूजन नहीं होता है, यहाँ पर आंसर होता है, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर, अगेन जो सवाल पूछा गया है उसी का जवाब आपको फाइनल आंसर में देना है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आप एंड में वहाँ तक के पहुँचे हो, आपको जो बीच का सारा कैलकुलेशन में जो भी जवाब आया, सब टोटल आया, वट एवर इट वॉज, वो स्किप करते हुए वो पूरा सोल्यूशन में आपने लिख लिया है, फाइनल आंसर में जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही लिखना होता है। एंड हियर यू विल अंडरलाइन योर फाइनल आंसर का अमाउंट, जो भी अमाउंट है उसको प्रॉपर सिंगल अंडरलाइन या डबल अंडरलाइन आपको करना होता है, बहुत साफ शब्दों में लिखना होता है। ऐसा नहीं कि हमने पूरा आंसर लिख लिया है, सॉल्व कर लिया है, एग्जामिनर देख लेगा कि एंड में जो लिखा है वही आंसर है, बिल्कुल एंड में जो लिखा है वो आंसर है। हो सकता है एग्जाम में दो चीज़ें पूछी हो, ठीक है, टोटल इनकम भी पूछा हो, इनकम टैक्स भी पूछा हो, तो वहां आपके पूरे कैलकुलेशन में बीच में टोटल इनकम लिखा हुआ था ना। सो इसीलिए जब आप फाइनल आंसर लिख रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि जो एग्जामिनर ने पूछा है आपके फाइनल आंसर में डबल अंडरलाइन करके वो हाईलाइटेड दिख रहा हो, ताकि अगर वो जल्दी में भी हो तो आपके फाइनल आंसर देख के फुल मार्क्स देते आपको, ठीक है। अब एक चीज इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो आपका वर्किंग नोट्स होता है, वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रॉपर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका आप लिख रहे हो तो पहले आप वो टेबल फॉर्मेट में आपको जो भी कैलकुलेट करना है वो कर सकते हो, और उसके बाद वर्किंग नोट्स अलग से लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ऐसा पूछा गया है जहां आप साथ साथ में भी वर्किंग नोट्स बना सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यू सॉल्व इट। मतलब अगर किसी प्रोविजन के ऊपर उन्होंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी प्रोविजन के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो प्रोविजन लिखते हुए यू कैन सॉल्व, ठीक है। तो वहां पर आपकी जो वर्कशीट है वो साथ साथ में बन रही है। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक स्मॉल टेबल बना के आप जो भी पॉइंटर्स है वो लिख रहे हो, उसके वर्किंग नोट अगर अलग से बनाए हुए, नेक्स्ट पेज में वर्किंग नोट्स बनाए हुए हैं, प्रॉपर हेडिंग देना वर्किंग नोट्स, और जो भी कैलकुलेशन है जिसका सिर्फ अमाउंट आपने टेबल पे लिखा हुआ है उसका नंबर का रेफरेंसिंग करना, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, ऐसे आपके टेबल में दिखना चाहिए, ओके। जो भी आपका टेबल में कैलकुलेशन है, लेट्स से यहाँ पर आपने पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है और यहाँ आप अमाउंट लिखने वाले हो, तो जो भी आप पर्टिकुलर लिख रहे हो उसका अगर नोट है, राइट नोट 1, ठीक है। और वर्कशीट में नोट 1 प्रॉपरली आपने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे ये अमाउंट आया है, देन नोट 2, ऐसे करके आपको क्रॉस रेफरेंसिंग करनी होती है, ठीक है, ओके। लेट मी गिव मी अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ यार, गिव मी अ सेकेंड।
यस, श्योर। ओके, हाँ जी, यस। सो न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर लिए कि न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कैसे करने हैं। इसके बाद अदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इसके अलावा कोई भी और सवाल आता है, जैसे ओपन बुक का आता है, कोई भी सवाल आ रहा है, हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे ओपन बुक की मैं बाद में बात करती हूँ, जैसे कोई भी सवाल है जहाँ पर वो डायरेक्टली किसी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहे हैं या फिर वो बोल रहे हैं शॉर्ट नोट्स लिखो, ठीक है। अब ना तो वो कोई कमेंट क्वेश्चन है, ना ही वो केस स्टडी है, ना ही न्यूमेरिकल है, दैट इज अ सिंपल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। अब यहाँ अगर उस कॉन्सेप्ट में कोई हेडिंग है तो वो हेडिंग आप लिखोगे, अगर उस कॉन्सेप्ट में बुलेट पॉइंट्स है तो वो बुलेट पॉइंट्स आप लिखो। अगर कॉन्सेप्ट में पॉइंटर्स नहीं है तो ज़बरदस्ती पॉइंटर्स हमें बना के आंसर लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है, आप पैराग्राफ्स में लिखो, अगेन स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स में लिखो। यहाँ पर कंक्लूजन ज़बरदस्ती लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि हमें तो कंक्लूजन लिखना ही लिखना है, सो कंक्लूजन इज नॉट रिक्वायर्ड इन डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। कंक्लूजन की ज़रूरत नहीं है, जो कॉन्सेप्ट पूछा है आपको बस वही लिखना होता है। अगर उससे रिलेटेड कोई केस है तो वो आप लिख सकते हो, उससे रिलेटेड अगर कोई एग्जाम्पल बन सकता है या कोई एग्जाम्पल पढ़ा है तो आप वो लिख सकते हो। ओके, कंक्लूजन यहाँ पर नहीं लिखना होता और इसका एज सच कोई फॉर्मेट नहीं होता है, यहाँ वही फॉर्मेट अप्लाई होगा जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो अगर उस चीज़ में कोई हेडिंग सब हेडिंग्स दिए हुए हैं वैसे लिख सकते हो। अगर किसी चीज़ के टाइप्स पूछे, अगर किसी चीज़ के टाइप्स पूछे तो पहले तो वो टॉपिक को आपको इंट्रोड्यूस करना है कि वो टॉपिक है क्या, पहले इंट्रोड्यूस करोगे उसके बाद टाइप्स लिखोगे, डायरेक्टली टाइप्स नहीं लिखने हैं। अगर किसी के एनीथिंग लाइक दे आर आस्किंग फॉर बेनिफिट्स ऑफ एनीथिंग, दे आर आस्किंग फॉर लिमिटेशंस ऑफ एनीथिंग, तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस दैट टॉपिक। इंट्रोडक्शन में आधा पेज वेस्ट नहीं करना है, यू विल इंट्रोड्यूस इन 3 to 4 लाइन्स, ठीक है, 3 से 4 लाइन में इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद राइट अबाउट दैट टॉपिक, ठीक है। ओके, चलो, सो ये हो गए बाकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बारे में। अब ओपन बुक की अगर हम बात करें ना, ओपन बुक में यही सारे सवाल आएंगे, या तो वो शॉर्ट नोट्स पूछेंगे, या तो वो केसेस पूछेंगे, न्यूमेरिकल्स पूछ लेंगे, जो भी सवाल पूछा जा रहा है ओपन बुक में यू आर नॉट सपोज टू कॉपी पेस्ट द आंसर। आपको कॉपी पेस्ट करने के अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो क्या करना होता है, अगर कोई टॉपिक अंडरस्टैंड, अगर कोई टॉपिक पूछ रहे हैं जो आपके बुक में 2-2 पेजेस तक के दिया हुआ है, एग्जाम में यू आर नॉट गोना राइट फॉर 2 पेजेस, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को थोड़ा सा रिफ्रेम कर सकते हो। बहुत लेंदी टॉपिक है तो उसको समराइज करते हुए लिखो, जैसे मल्टीपल पैराग्राफ्स है तो उसमें हर पैराग्राफ में से कुछ कॉन्सेप्ट उठा के, कुछ पॉइंटर्स उठा के लिख लो। अगर बहुत छोटा टॉपिक है उसको इलैबोरेट करके लिखो। अगर लॉ का प्रोविजन है वहाँ वर्डिंग्स आप चेंज नहीं कर सकते हो, लॉ का प्रोविजन, लॉ का वो सेक्शन एज इट इज़ आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आप उसको इलैबोरेट कर सकते हो, अगर पॉसिबल है उसके एग्जाम्पल दे सकते हो, उससे रिलेटेड कोई केस है तो वो लिख सकते हो। डू नॉट कॉपी पेस्ट, रीफ्रेम अ बिट। अगर अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप अभी से अपने बुक में थोड़ी बहुत रिफ्रेमिंग कर सकते हो, साइड में कुछ स्टिकीज लगा के या पेपर स्टापल करके आप लिख सकते हो, तो वो अभी करना बेटर रहेगा। थोड़े बहुत सिनोनिम्स निकाल दिए किसी कॉन्सेप्ट के, देखो जो कीवर्ड्स है वो चेंज मत करना। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है दैट इज ट्रिपल बॉटम लाइन, ठीक है, सीएसआर में ट्रिपल बॉटम लाइन है, वहां पर आप उसको रीफ्रेम नहीं कर सकते, वो शब्द वैसा ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। प्रॉफिट, पीपल एंड वन अनदर वाज प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट, दीज वर्ड यू कैन नॉट चेंज, ओके। प्लैनेट की जगह अर्थ नहीं लिख सकते हो, ये जो की वर्ड्स है ना ये वैसे ही लिखने पड़ेंगे। सेंटेंस की जो फ्रेमिंग होती है, ग्रामेटिकल फ्रेमिंग होती है, वो आप रिफ्रेम कर सकते हो, ठीक है। थोड़े बहुत सिनोनिम्स कहीं कहीं पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, यस। चलो, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ओके, आगे बढ़े। आगे बात आती है पेपर प्रेजेंटेशन के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सी, ओवरऑल तो हमने बात कर ली हर टाइप के क्वेश्चन को लिखना कैसे है, बट पेपर प्रेजेंटेशन में अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा या फिर आपने सुना होगा कि एक स्टूडेंट
दूसरे स्टूडेंट को कॉपी करके लिख रहा है, ठीक है। ए बी को कॉपी करके लिख रहा है, बी का पेपर बी ने प्रॉपर पढ़ के पेपर दिया है और ए ने उसको कॉपी किया है, और जब रिजल्ट आता है ए के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। वैसा क्यों होता है? बिकॉज द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर आंसर्स मैटर अ लॉट, ठीक है। बहुत सारा पढ़ के भी वो जो एग्जाम के 3 घंटे का स्ट्रेस होते हैं, कई लोग वो प्रेशर में अच्छे से नहीं लिख पाते और गलतियां कर देते हैं, बाद में घर आके पता चलता है कि यार मुझे इसका आंसर पता था, मैंने गलत लिख दिया है। वो गलतियां हमें नहीं करनी है। ओके, सो पेपर प्रेजेंटेशन में द फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग इज, आपका जो फर्स्ट आंसर होगा ना पेपर का, योर फर्स्ट आंसर शुड बी योर बेस्ट आंसर। आपके पेपर का, आपको एग्जाम से पहले 15 मिनट मिलने वाले हैं, वो 15 मिनट में आपको क्या करना है, आपको पहला आंसर कौन सा लिखने वाले हो वो चूज करना है। और जो ऑप्शंस आते हैं ना क्वेश्चन में से, क्वेश्चन 2 और 4 या 5 में जनरली ऑप्शंस आते हैं, उसमें आपको देखना है कि कौन सा आंसर आप लिखने वाले हो, 2 या 2A, किसको आंसर करने वाले हो। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो पहला आंसर होगा पेपर का, पहला और दूसरा आंसर, दैट शुड बी द बेस्ट आंसर। नाउ अंडरस्टैंड हियर, आपको ये तो पता है कि क्वेश्चन 1 to 6 जनरली होते हैं। 1 to 6 में आप कोई सा भी आंसर कर सकते हो, आप क्वेश्चन 4 भी पहले लिख सकते हो, क्वेश्चन 3 भी पहले लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। लेट्स से आपने क्वेश्चन 3 पहले लिखा, वो आप चूज कर सकते हो, लेकिन जो उसके सब क्वेश्चंस होते हैं ABCD, उसमें आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 to 6 में कोई सा भी आप पिक करके लिख सकते हो, बट उसके जो सब क्वेश्चन है 1 2 3 4 जो रोमन्स में लिखे होते हैं ना, 3 1 3 2 3 4 3 3 3 4, उसका आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, सब क्वेश्चंस का सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। यानी कि आपको क्या देखना है, जो क्वेश्चन 1 to 6 दिया हुआ है उसमें किसका क्वेश्चन नंबर A और B मुझे अच्छे से आता है, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल स्टार्ट। कोई सा भी क्वेश्चन उठाओगे तो उसका A या B, A सबसे पहले लिखना होगा, उसके बाद B लिखोगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि फर्स्ट क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो बहुत अच्छे से आपने लिखा हुआ है, उससे एग्जामिनर के दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो हम चाहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन हमारा बहुत अच्छा हो। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब मेरी बात होती है या फिर मैंने खुद ने जब उनके टेस्ट लिए हैं, आई हैव सीन द टेस्ट पेपर्स इन काउंसलिंग एज वेल, एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि कंपनीज एक्ट को ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, सेक्शन को सिर्फ SEC लिख दिया, IBC लिख दिया। दीज यू कैन नॉट डू इन द पेपर। देखो अगर ये करना भी है, सो व्हाट यू कैन डू, जो भी आंसर शुरू कर रहे हो ना पहले प्रॉपर लिखो, और हर एक्ट से पहले द जरूर लिखना होता है, ठीक है। सो द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज एक्ट 2013, ये पूरा लिखा। उसके बाद ब्रैकेट में चाहिए तो जो भी आप सिर्फ एक्ट लिखने वाले हो सिर्फ एक्ट लिख दो, ओके, वो चलेगा। बट यू कैन नॉट स्टार्ट विद शॉर्ट फॉर्म्स, यू कैन नॉट स्टार्ट विद एब्रीविएशन। दूसरी चीज, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने एक बार ऐसा फुल फॉर्म लिख दिया है और शॉर्ट में लिख दिया है, तो अगले क्वेश्चन में डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं क्या? जी नहीं। आपको हर एक क्वेश्चन में जो भी एब्रीविएशन आप यूज करने वाले हो, जो भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने वाले हो, सबसे पहली बार जब लिख रहे हो उसको फुल फॉर्म में आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। फुल फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद ही आप समराइज्ड फॉर्म में लिख सकते हो। समरी नोट्स बना बना के हमें इतनी आदत हो जाती है शॉर्ट फॉर्म लिखने की, एग्जाम में पता ही नहीं चलता है, और कॉन्शियसली हम ये गलती नहीं करते हैं बट हो जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर, इसीलिए हम राइटिंग प्रैक्टिस भी करते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी आंसर शुरू कर रहे हो, जो भी आपको शॉर्ट फॉर्म्स लिखने हैं, पहले फुल फॉर्म लिखो, ब्रैकेट में उसका शॉर्ट फॉर्म जो भी यूज करने वाले हो वो लिखो, और उसके बाद यू कैन यूज दैट इन दैट आंसर ओनली। नेक्स्ट आंसर सेम यू हैव टू रिपीट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग, ये पता ही होगा आपको कि एवरी आंसर यू स्टार्ट विद अ फ्रेश पेज, ठीक है। एवरी आंसर यू स्टार्ट विद अ फ्रेश पेज। अब यहाँ पर आंसर का जो लेंथ होता है वो मैटर करता है कि कितना हमारा आंसर का लेंथ होगा कि हम फ्रेश पेज से शुरू कर पाएंगे। अंडरस्टैंड, यहाँ पर अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हाफ से लेके 3/4 पेज तक के आप लिख सकते हो, दैट इज द एवरेज साइज ऑफ योर आंसर। हाफ पेज से लेके 3/4 पेज तक के आप लिख सकते हो। बहुत लेंदी सवाल उन्होंने 3 मार्क्स के लिए पूछ लिया है, नहीं पॉसिबल है 3/4 पेज में, तो किसी किसी क्वेश्चन में, 1-2 क्वेश्चन में आप 1 पेज के लिए लिख सकते हो। बट अंडरस्टैंड, आपको आता है इसलिए आपने लिख लिया ना,
तो दूसरे क्वेश्चन भी आपको आते होंगे, वो लिखने का टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। सो 3 मार्क्स के लिए यू विल राइट हाफ पेज टू 3/4 पेज, अगर प्रॉपर बस पैराग्राफ्स में लिख रहे हैं तो, और 5 मार्क्स के लिए है तो 1 to 1.5 पेज, 1 to 1.5 पेज। अगेन किसी क्वेश्चन में नहीं हो पाया है कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ड्राफ्ट पूछ लिया है, तो 2 पेज का लिखना पड़ सकता है। 6 मार्क्स अगेन इट विल बी 1, 1.5 या फिर 2 पेज डिपेंडिंग ऑन द आंसर, ठीक है। सो 5 मार्क्स के लिए 1, 1.5 पेजेस आर फाइन, 1.5 या फिर 1 पेज और नेक्स्ट पेज का 3/4 आ गया, वैसे आप लिख सकते हो। एंड यू विल स्टार्ट योर नेक्स्ट क्वेश्चन विद अ फ्रेश पेज। अब ये हुआ अगर आप प्योरली पैराग्राफ वाइज लिख रहे हो आंसर को। तो अगर बुलेट पॉइंट्स लिख रहे हैं तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उससे +1 बुलेट पॉइंट हमें लिखना होता है, ठीक है। तो अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो हम 4 बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, और अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 बुलेट पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो बुलेट पॉइंट्स अगर एक एक लाइन के ही है तो आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करना होगा, सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखने से नहीं होगा, थोड़ा इलेबोरेट करके आंसर का लेंथ आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल है जिसमें वो किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन पूछ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स लेट्स से, या फिर टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग कि लिस्टेड है या नहीं है, तो उसके तो 2 ही टाइप्स होते हैं ना, या तो लिस्टेड कंपनी होगी या अनलिस्टेड होगी, उसको आप इलेबोरेट कर सकते हो। बट 5 मार्क्स के लिए तो 5 पॉइंट वहाँ तो नहीं लिख सकते। सो अगर जहाँ पर पॉइंटर्स लिमिटेड है वहाँ आप उतने ही लिखोगे, बट जहाँ बुक में ही 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वहाँ दे विल एक्सपेक्ट कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उससे +1 आप आंसर में पॉइंटर लिखो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। चलो ओके। सो या लेंथ ऑफ द आंसर, जहाँ पर लेंथी टॉपिक ये दिया हुआ है वहाँ एग्जामिनर एक्सपेक्ट कि आपके आंसर का लेंथ अच्छा हो, बट जहाँ टॉपिक ही छोटा है वहाँ ज़बरदस्ती आपको बढ़ा चढ़ा के घुमा फिरा के वही वही चीज़ नहीं लिखनी होती है, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज योर वर्किंग नोट्स, जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसमें जो भी वर्किंग नोट्स आपने बनाने हैं, ऐसा नहीं कि बहुत रफली बनाया, प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाओ ताकि एग्जामिनर को समझ आए कि ये आपने जो भी नंबर लिखा हुआ है या जो भी फाइनल आंसर दिया हुआ है ये आया कहाँ से, ठीक है। तो प्रॉपर वर्किंग नोट्स आपके होने ही होने चाहिए, ओके। इसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन में वी हैव डिस्कस्ड योर फर्स्ट आंसर, लेंथ ऑफ द आंसर, एवरी आंसर विद द फर्स्ट पेज। आंसर में आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करने हैं, शुरू से, बाद में कर सकते हो, ठीक है। आई गेस वी हैव कवर्ड एवरीथिंग पेपर प्रेजेंटेशन का, या हाँ, बाकी जो फॉर्मेटिंग होगी वो तो आप ध्यान में रखोगे ही, जो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए अलग अलग फॉर्मेट डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जो भी आपके आंसर्स में आप सेक्शन नंबर लिख रहे हो, कोई थ्रेशोल्ड लिख रहे हो, है ना, कोई लिमिट लिख रहे हो, तो यू शुड अंडरलाइन देम। अब अंडरलाइन करने के चक्कर में नीचे वाले लाइन को बिल्कुल काट मत देना, नीचे वाले वर्ड को,
ढंग से अंडरलाइन कर सकते हो। पेंसिल यूज़ करना है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक ही पेन से लिखोगे और उस पेन से, बॉल पेन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉल पॉइंट पेन, और यू विल अंडरलाइन विद दैट पेन ओनली, ठीक है। बस मेक श्योर उससे आपका आंसर खराब ना दिख रहा हो, ठीक है। सिर्फ पूरे सेंटेंसेस आपको अंडरलाइन नहीं करने हैं, जो मेन सेक्शन का नंबर है या फिर केस लॉ का नाम है या फिर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट लिखी हुई है 10 करोड़ और वट एवर इट इज, और जो फाइनल आंसर आप लिख रहे हो वही आपको अंडरलाइन करना होता है, ठीक है। यस, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग हियर, ओके, ये क्लियर है। देन विल मूव टू राइटिंग प्रैक्टिस, कि कैसे हमें प्रैक्टिस करना है। पेपर प्रेजेंटेशन में कोई डाउट? अच्छा, एक और चीज, जो आपका आंसर होगा, हमने ये बात तो कर ली है कि उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ठीक है। और आप फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा लिखने वाले हो वो फर्स्ट 15 मिनट्स में यू डिसाइड, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आंसर आप शुरू कर रहे हो ना, टेक 15-20 सेकेंड्स पहले एंड एक रफ दिमाग में स्ट्रक्चर डिसाइड कर लो कि पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, ओके। यहाँ पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक अ पॉज एंड डिसाइड इन योर हेड फर्स्ट, वरना लिखने के बाद याद आता है कि अरे ये पॉइंट तो पहले लिखना चाहिए था। तो जो भी आंसर शुरू करने वाले हो 15-20 सेकेंड लो, दिमाग में एक स्ट्रक्चर डिसाइड करो कि हाँ ये लिखना है, एंड देन स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग दैट आंसर, वो एक एक आंसर से पहले आपको करना होता है, ओके। यस, चलो अब राइटिंग प्रैक्टिस की अगर हम बात करें कि राइटिंग प्रैक्टिस कैसे किया जाए, अंडरस्टैंड आपके एग्जाम के 2 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। इसमें अगर आप सोचोगे कि आखिरी के 1 हफ्ते प्रैक्टिस कर लिया तो चलेगा क्या, आई वुड से मे बी, आई एम नॉट श्योर, इट मे वर्क फॉर समवन, इट मे नॉट वर्क फॉर एवरीवन, ठीक है। सिर्फ टेस्ट सीरीज अगर हम लिख रहे हैं, बहुत सारे हम टेस्ट दे रहे हैं, वो चलेगा क्या, बिल्कुल उससे फ़ायदा होता है। द थिंग विद टेस्ट इज़ वहाँ आप अंडर प्रेशर लिख रहे होते हो, ठीक है। आपको बस एक टाइम के अंदर वो ख़त्म करना होता है, सरप्राइज क्वेश्चन होते हैं आपके लिए, तो वहाँ आप जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है उसके ऊपर काम नहीं कर पाते हो। इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है बिसाइड्स योर टेस्ट सीरीज। टेस्ट आप दे रहे हो, बिल्कुल देना चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करना चाहिए। नाउ इफ़ यू हैव अ वेरी पैक शेड्यूल, what I do with students is कि हम उनके शेड्यूल में भी स्टार्ट विद जस्ट 15-20 मिनट्स, ठीक है। पूरे दिन में उतना समय आप निकाल सकते हो, वी स्टार्ट विद दैट एंड वी मेक श्योर कि पूरा 2 महीना जो एग्ज़ाम का बच रहा है उसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो डोंट स्टार्ट इट वेरी लेट। अभी इस वर्कशॉप के बाद आप ये प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, या मैक्स टू मैक्स अक्टूबर एंड तक के तो यू शुड स्टार्ट दिस। अब इसमें करना क्या होता है, आपको सबसे पहले पूरे दिन में जो भी पढ़ रहे हो ना, उससे उन टॉपिक से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन यू हैव टू राइट फॉर द फर्स्ट वीक, ठीक है। फर्स्ट वीक, 1 हफ्ते के लिए आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर। यहाँ यू विल नॉट कंसिडर द टाइम कि कितना टाइम लग रहा है, आपको सिर्फ क्वालिटी के ऊपर काम करना है। क्वालिटी के ऊपर काम करना है मतलब क्या, मतलब आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसका आप खुद से आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हो। 5 मार्क्स के लिए यू विल राइट एवरी क्वेश्चन, यू विल ट्राई टू राइट फॉर 5 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि एवरेज बेसिस पे उतने ही मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब 5 मार्क्स के लिए जब आप लिख रहे हो, अंडरस्टैंड कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर आपको आंसर शुरू करने में दिक्कत आ रही है, मतलब आपको वो टॉपिक इंट्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम है, ठीक है। यू हैव टू लर्न द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, कि उसे शुरू कैसे करना है, वो टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है, 3-4 लाइन में लिखने के लिए आपने वो ढंग से पढ़ा नहीं है, तो आपका इंट्रोडक्शन में इशू है, वर्क ऑन दैट। अगर आपका आंसर बहुत छोटा है, मतलब आपने समरी से पढ़ा है, आपने बुक की लैंग्वेज नहीं देखी है, आपको बुक की लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी और फिर आपको थोड़ा लेंथ मेंटेन करते हुए आंसर लिखना पड़ेगा। अगर आपका आंसर बहुत लेंदी है तो उस आंसर में तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, बट आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, चांसेस है, ठीक है। तो इसलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप समराइज करके वहाँ पर लिखो, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रख के। ऐसा नहीं कि 10-10 पॉइंट्स लिख रहे हैं या एक ही पॉइंट को बहुत ज़्यादा इलेबरेट कर लिया है,
यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। तो बहुत लेंदी भी नहीं होना चाहिए। तो आइडेंटिफाई वेयर आर यू लैकिंग। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि अगर हम किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं और हमने वो लिख के देखा हमारे हिसाब से सही है, या फिर जिन्होंने एक बार ये एग्जाम दिया हुआ है उन्होंने पेपर मंगवाए होंगे और सजेस्टेड आंसर से मैच किया होगा, उन्हें लगा होगा लगभग तो हमारा आंसर सही है। एकदम बुक की लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि एकदम बुक की लैंग्वेज नहीं लिखनी होती है, बट हमारा आंसर तो सही है, तो मार्क्स गए कहाँ। सो अंडरस्टैंड कीवर्ड्स जो होते हैं ना, हमें लगता है कि बहुत एक आंसर में 2-3 कीवर्ड्स ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे वर्ड से मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि आपको लिखना है CSR का प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर अ कंपनी, जहां पर आप नेट वर्थ लिख रहे हो, टर्नओवर लिख रहे हो और उसके अलावा नेट प्रॉफिट भी लिख रहे हो। आपने प्रॉपर वर्ड्स लिखे, नेट वर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट। आपने अमाउंट भी सही लिखा, 500, 1000, 5, लेकिन कौन से साल का देखना है वो नहीं लिखा है, ठीक है। या फिर अगर आप ऑडिट कमेटी के बारे में लिख रहे हो, ऑडिट कमेटी के प्रोविजंस लिख रहे हो कि जो कैपिटल होता है वो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का है तो ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। आपने सिर्फ कैपिटल लिखा। अब कैपिटल तो बहुत टाइप के होते हैं, कैपिटल तो ऑथराइज शेयर कैपिटल भी होता है, पेड अप भी होता है, इशूड भी होता है, सब्सक्राइब भी होता है। उससे सिर्फ कैपिटल वर्ड से पूरा मीनिंग ही अनक्लियर हो जाएगा कि आप कौन से कैपिटल की बात करें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेड अप शेयर कैपिटल हम लिखें, ठीक है। तो वहाँ पर कीवर्ड सिर्फ कैपिटल नहीं है, कीवर्ड पेड अप शेयर कैपिटल है। और एग्जाम में PUSC लिख के मत आ जाना, समरी नोट्स में चलता है वो, एग्जाम में आपको पूरा लिखना होगा पेड अप शेयर कैपिटल। तो ये कुछ वर्ड्स है जिनका हमको ध्यान रखना होता है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो और जब मैच करते हो टॉपिक से, ये प्रैक्टिस आप पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन उठा लेना, जो भी टॉपिक पढ़े उसके पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, या फिर खुद से एक डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम कर लेना कि ये 5 मार्क्स के लिए आता तो कैसे लिखते, एंड राइट दैट एंड देन मैच विद द कॉन्सेप्ट। और देखो आपका आंसर वो कॉन्सेप्ट कन्वे कर पा रहा है या नहीं जो आपके टॉपिक में दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ पर कमी है वो आइडेंटिफाई करो एंड वर्क ऑन दैट। दिस यू विल डू फॉर 2 months। अब 2 months में फॉर द फर्स्ट वीक यू विल जस्ट राइट 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखने में पहली बार लिखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। एग्जाम में जितना टाइम लगना चाहिए वो हमारा टारगेट है, वहाँ पहुँचने में कुछ समय लगता है, बट फर्स्ट टाइम जब आप लिख रहे होगे हो सकता है 10-15 मिनट लग जाए एक आंसर को, कोई दिक्कत नहीं। एक ही क्वेश्चन है, 10-15 मिनट लग रहा है, 5 मिनट एनालाइज करने में लगेगा कि कहाँ गलतियाँ थी, ठीक है। वो हमने देख लिया है। अब आपको उसके ऊपर इम्प्रूव करना है। एक हफ्ते ये किया, उसके बाद 2 क्वेश्चंस लिखोगे आप। सेकेंड वीक में यू विल फॉलो द सेम प्रैक्टिस। सेम प्रैक्टिस आपको करनी है, टाइम पे ध्यान नहीं देना है, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है वेयर यू कैन इम्प्रूव, ठीक है। एंड थर्ड वीक यू विल राइट 3 क्वेश्चंस, अगेन सेम प्रैक्टिस, जहां पर आप क्वालिटी पे काम कर रहे हो। अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस आई नो, बट दिस इज अ गारंटीड प्रोसेस कि दिस इज गोना हेल्प यू। और ये प्रैक्टिस करते हो तो आपके हर पेपर में +10 आ जाएंगे, बिकॉज आपने अपने आंसर्स के ऊपर इतना काम किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग भी नहीं रहा है और हमारे हर पेपर में हेल्प हो रही है इससे। सो 3 weeks यू कैन जस्ट फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ योर आंसर, सी वेर यू कैन इम्प्रूव। टाइम पे ध्यान नहीं देना है, ऑब्वियसली टाइम पे अपने आप काम हो रहा है, एज अ बाई प्रोडक्ट काम हो रहा है। आप जब आंसर लिख रहे हो, आपका डे 1 का आंसर और डे 21 जो 3 हफ्ते खत्म होंगे, यू कंपेयर देम एंड यू विल सी द क्वालिटी डिफरेंस। और टाइम भी देखोगे तो आपको समझेगा कि हाँ अभी 3 क्वेश्चन लिखने में उतना टाइम नहीं लग रहा है जितना हमने फर्स्ट डे के हिसाब से कैलकुलेट किया था कि अरे एक क्वेश्चन को 15 मिनट लग रहा है, 3 क्वेश्चन को तो 45 मिनट लग जाएगा, 4 क्वेश्चन को तो 1 घंटा लग जाएगा। ऐसा आपको फर्स्ट डे पे लगेगा, बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी द केस, ठीक है। सो हैव सम पेशेंस and have consistency, okay। And for 3 weeks work on the quality। From week 4 onwards you will start writing 4 question, ठीक है, 4th week onwards। और ये आपके एग्जाम तक की आपको प्रैक्टिस करनी है, इसलिए 1.5-2 महीने की प्रैक्टिस लगती है। 4th वीक से यू विल राइट 4 क्वेश्चंस एंड हियर यू विल फोकस ऑन द टाइमिंग। 20 दिन 21 दिन हमने पूरा काम कर लिया है क्वालिटी पे, ठीक है, इंप्रूव हो गए हैं हमारे क्वालिटी ऑफ द आंसर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्रैक द टाइम, कितना समय लग रहा है, टाइमर लगाना है कितने देर का, 30 मिनट्स का।
पहले दिन ही 4 क्वेश्चन लिखोगे और सोचोगे 30 मिनट में हो जाए, तो या तो 30 मिनट में 4 क्वेश्चन लिख पाओगे या फिर कंप्लीट आंसर्स लिख पाओगे, ठीक है। यानी कि 4 आंसर्स अगर लिखने जाओगे अंटिल अनलेस यू हैव अ वेरी गुड स्पीड, तो बात अलग है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बट होता क्या है, जब हम शुरू कर रहे होते हैं इतना स्पीड नहीं रहता है हमारा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन 30 मिनट में नहीं हो पाते हैं, बट दैट इज समथिंग, दैट इज आवर गोल, ठीक है। वहाँ पर पहुँचना है जिसके लिए मेहनत लगेगी और टाइम लगेगा। सो हियर व्हाट यू विल डू, यू विल ट्रैक योर टाइम। हो सकता है 4 क्वेश्चन लिखने में पहले 45-50 मिनट लग जाए, फिर वो धीरे धीरे कम होगा, 1 महीना लगेगा, बट यू विल बी देयर। एंड वंस यू आर देयर, you are able to write 4 questions of 5 marks in 30 minutes, which is 20 marks in 30 minutes, ठीक है। 4 question 5 marks, that is 20 marks का अगर आप 30 मिनट्स में लिख पा रहे हो, आपका पेपर है 100 मार्क्स का जो आप 150 मिनट्स में लिख पाओगे। एग्जाम में 180 मिनट्स लिखने को मिलते हैं, 15 मिनट रीड करने को मिलते हैं। अब यहाँ पर समझो आपको इतने लेंदी क्वेश्चन रीड करने होते हैं। भले ही क्वेश्चन आप पहले पढ़ोगे बाद में केस पढ़ोगे, लेकिन एक बार केस तो पूरा पढ़ोगे ना, रीड करने में टाइम जाता है। ओके, वी आर नॉट रोबोट कि बस स्कैन कर लिया, रीड करने में टाइम जाता है। क्वेश्चन में ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन आना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, लेकिन वो चूज करने में भी टाइम जाता है, ठीक है। तो उसमें भी टाइम चला गया। एग्जाम में हॉल में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, आसपास वाले डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, उनको देख के स्ट्रेस हो रहा होता है, उसमें भी टाइम जाता है, ठीक है। बीच बीच में हमें पॉजेस लेने होते हैं कि भाई ऑल इज वेल, ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पानी पीना खुद को शांत रखने के लिए, दीज ऑल थिंग्स एक एक मिनट करके भी जो टाइम लेते हैं ना, दे टेक आराम से आपका 15-20 मिनट। तो इसीलिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि प्योरली राइटिंग में आपका 150 मिनट्स ही जा रहा है, उसके लिए आपको फर्स्ट मिनट से स्पीड रखना होता है। ऐसा नहीं करना है कि पहला आंसर बेस्ट आंसर है रखना है तो उसके ऊपर आधा घंटा लगा दिया। 5 मार्क को अगर आधा घंटा दोगे ना, 95 मार्क्स के लिए आपके पास 2.5 घंटे बचेंगे। बहुत दिक्कत हो जाती है ऐसे, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सो फर्स्ट मिनट से यू हैव टू मेंटेन अ वेरी गुड स्पीड, और अपनी घड़ी को हाथ से निकाल के टेबल पे रख देना और हर 30-35 मिनट्स में चेक करना 20 मार्क्स का हुआ या नहीं। अगर आपका 30-35 मिनट्स में 20 मार्क्स का आंसर हो जाता है, क्योंकि आपने इतने दिन क्वालिटी पे और टाइमिंग पे काम किया हुआ है, आप टाइम खत्म होने से पहले 3 घंटे से पहले क्वालिटी पेपर लिख पाओगे, 100 मार्क्स का पेपर लिख पाओगे। इसके लिए आखिरी के 4-5 दिन प्रैक्टिस करने से नहीं होता है। मॉक टेस्ट देने से बहुत सारी चीज़ें आपकी हेल्प हो जाती हैं, आपको वो एक पेपर का फील आ जाता है, 3 घंटे लिख पा रहे हैं यानी वो सब हो जाता है। बट दिस प्रैक्टिस helps you a lot with the quality and with the time. तो please make sure that you do this, ठीक है। अभी मेंटरशिप वाले स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हाँ आज का आंसर तो मैम को भेजा नहीं हमने। yes, so this practice, trust me, this is gonna work। और ये प्रैक्टिस आपको हर एक पेपर में मदद करेगा, क्योंकि आपकी अगर स्पीड इंप्रूव हो रही है, क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, तो हर पेपर में इट्स गोना हेल्प, ठीक है। बहुत सारा बोल लिया मैंने ना, आप बोलिए मैं सुन रही हूँ। अभी बिकॉज इट इज़ ऑन यूट्यूब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि वो आई ट्राइड मीटिंग वाला वो हो नहीं पाया। नेक्स्ट वर्कशॉप पक्का आई डू समथिंग, बट या हियर यू कैन कॉमेंट और यू कैन व्हाट्सएप मी योर क्वेरी। यस, अगर 100 मार्क्स के क्वेश्चन ही नहीं आते तो क्या लिखेंगे? वेरी गुड पॉइंट। देखो, एग्जाम में 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बुक से ही आ जाएं ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे पेपर्स हैं, मेजॉरिटी पेपर्स में अगर आपके 7 पेपर्स हैं तो 6 पेपर में तो आप मान के चलो कि सरप्राइज क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। 7 पेपर में आते हैं वैसे, बट सरप्राइज क्वेश्चंस तय है आना, ठीक है। अब सरप्राइज क्वेश्चंस आप पहले से दिमाग में लेके जाओगे ना, किसी 100 मार्क्स का मुझे नहीं आने वाला है, मुझे 85-90 मार्क्स का ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि 10-15 मार्क्स का तो वो पता नहीं कौन सी दुनिया से पूछ रहे हैं। तो यहाँ यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना वो 100% कर रहे हो, तब जाके आपका 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो पाएगा। 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होगा, 80 मार्क्स का सही लिखोगे, 70 मार्क्स मिलेंगे आपको।
ठीक है, दैट इज हाउ आई कैलकुलेट बैकवर्ड्स. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग 100%. और जितना आप पढ़ के गए हो पूरा लिख पाओ. पढ़ के गए लिख ही नहीं पाए तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने पढ़ा हुआ है. इसीलिए फर्स्ट मिनट से स्पीड रखनी होती है और इसीलिए सारा कुछ हमें पढ़ के जाना होता है. सारा कुछ मतलब आप बोथ ग्रुप कर रहे हो तो अगेन इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सब कुछ पढ़ो, ठीक है. बट जो नहीं भी पढ़ रहे हैं उसका आपको ओवरव्यू होना चाहिए सो दैट यू आर नॉट ब्लैंक इन दैट टॉपिक. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इतने महीने इतने सारे टॉपिक्स इतने सारे चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आप ब्लैंक जा रहे हो, ठीक है. यू विल बी एबल टू राइट बेस्ड ऑन योर नॉलेज, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव बीन टॉट, ठीक है. तो ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी नहीं लिख पा रहे हो किसी क्वेश्चन में. क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं बट उससे रिलेटेड जो भी आपको पता है, रिलेटेड चीज, कुछ भी ऐसा इधर उधर का नहीं, XYZ कुछ भी नहीं लिखना है. उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपको पता है वो आप लिख सकते हो, ठीक है. एंड अनदर थिंग, यस अनदर थिंग, जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं ना सबसे पहले वो लिख लेना. पेपर प्रेजेंटेशन में आई विल कवर दैट एज वेल कि जो भी क्वेश्चंस यू नो फर्स्ट राइट व्हाट यू आर श्योर अबाउट, ठीक है. तो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2 आपने लिखा, उसका A, B, C और D. पेपर में सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हो. आपने A आता था A लिख दिया, B आता था B लिख दिया, C नहीं आता था D आता था D लिख दिया. ओपन बुक में भी ऐसा हो सकता है या किसी भी पेपर में ऐसा हो सकता है कि C क्वेश्चन नहीं आता था. आप A, B, C के लिए ना स्पेस छोड़ दो, C के लिए स्पेस छोड़ दो और D लिख दो. अब स्पेस कितना रखना है नाउ यू नो. अगर 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन है तो 1 पेज का स्पेस छोड़ दो. 5 मार्क्स का है बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप 2 पेज छोड़ने का फायदा नहीं है. यू कैन लीव 1 पेज. बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर बाद रिकॉल हो जाएगा, अभी याद नहीं आ रहा है, आई कैन लीव 2 पेजेस, तो उतना स्पेस छोड़ के राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो जहाँ जहाँ स्पेस आपने छोड़ा हुआ है ना, कम बैक टू दैट एट द एंड सो दैट जितना आप पढ़ के आए हो वो तो आपके पेपर में दिख रहा है, ठीक है. सोचने में टाइम वेस्ट किया ना तो जो चीज़ें आती है जो लास्ट लास्ट की रह जाएंगी वो रह ही जाएंगी. इसीलिए जितना आता है पहले लिख लो, जो नहीं आता उसके लिए स्पेस रख लो. ओके, यस, गुड क्वेश्चन. एनी अदर थिंग? केस लॉ का नाम नहीं लिखा तो मार्क्स कटते हैं क्या? सी, अगर किसी केस लॉ से वो कोई सवाल पूछ रहे हैं तो दे वुड एक्सपेक्ट कि आप नाम लिखो. बट अगेन बहुत सारे केसेस बुक में होते हैं, नाम नहीं याद कर पाते सारे का हम. लेट्स बी प्रैक्टिकल. तो वहाँ आधा से 1 मार्क्स उसमें जाता है, ठीक है. बट जजमेंट आपको याद होना चाहिए. जजमेंट में आप चांस नहीं ले सकते क्योंकि अगर आपको उस केस का नाम नहीं पता है आधा 1 मार्क्स जाएगा. लेकिन अगर आपको जजमेंट ही नहीं पता, आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा, पूरा ही आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है. सो यू शुड बी वेरी श्योर कि आपको जजमेंट सारे अच्छे से पता है. केस लॉ के नाम जितने हो सकते हैं याद करो, जो टीचर ने बताया होगा इंपॉर्टेंट है या आपने ही पेपर में दिखा है, काफ़ी बार उससे सवाल आया, वो केस लॉ के नाम याद कर लेना. आई विल सेंड दिस फाइल इन द ग्रुप फॉर श्योर. आई विल सेंड, ठीक है. मेरी हैंडराइटिंग समझ आ जाएगी ना? SM के लिए कुछ टिप्स. सी, SM इज थेरेटिकल. SM, DD, ESG के कुछ चैप्टर्स, दीज आर वेरी थेरेटिकल. हियर व्हाट वर्क्स इज स्टेइंग कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट. अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आपने वो छोड़ दिया क्योंकि आप दूसरे सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे थे, वो छोड़ दिया, तो वापस जब आप बुक खोलोगे ना तो इट विल फील लाइक कि ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ. सो स्टे कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट. उसमें आप जब वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, जब दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, आपका SM खत्म हो चुका है, तो बीच बीच में उसके मैराथॉन्स देख लो. हर दिन या ऑल्टरनेट डेज 15-20 मिनट SM के लिए निकालो और उसके मैराथन देख लो. किसी दिन पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस देख लो SM पार्ट वाले, वो कर सकते हो. और इसके अलावा व्हाट रियली मैटर्स इन द पेपर ऑफ द SM इज द हेडर्स, ठीक है. हेडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इलेबरेट आप फिर भी अपने लैंग्वेज में कर सकते हो क्योंकि वो लॉ के प्रोविजंस ही हैं. हेडर्स दे वुड वांट कि आपने प्रॉपरली फ्रेम किए हुए हैं.
इलैबोरेट आप थोड़ा बहुत अपने लैंग्वेज में, थोड़ा बहुत कीवर्ड्स देखते हुए लिखोगे, अपने हिसाब से फ्रेम करोगे तो भी चलेगा। यस, आई होप दिस हेल्प्ड। एग्ज़ाम पेपर में जो फर्स्ट पेज में आपको डिटेल्स फिल करनी होती है, बहुत शांत दिमाग से उसे फिल करना आपका 6 महीने का सवाल है, ठीक है। बहुत सारे, हर एग्ज़ाम में मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ सुनती हूँ कि रोल नंबर गलत लिख के आ गए, लिखना भूल गए, या साइन एग्जामिनर की जगह हमने साइन कर दिया है, नोटिस आ जाता है फिर, ठीक है। पेपर में कहीं पर भी आप वो जो फर्स्ट पेज होता है वहीं आप अपने डिटेल्स लिख सकते हो और कहीं कुछ नहीं लिख सकते अपने से रिलेटेड। ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यस, व्हाट एल्स? And I had an announcement. Sure. Yeah, I guess someone's writing their query. Okay. Before that, let me announce. Yeah, so finally, after planning for very long, I am launching test series. Very, very excited for the test series. This is gonna start very soon. इसके updates I will share in the group and social media as well. अभी इस अटेम्प्ट के लिए आई एम प्लानिंग फॉर फुल मॉक टेस्ट, जो 2 पेपर्स होते हैं ना, फुल मॉक टेस्ट, दैट आई एम प्लानिंग। एंड आई हैव मेड श्योर कि जो भी प्राइजेस आपको पे करने पड़ रहे हैं किसी भी टेस्ट सीरीज में, उस पर सबसे मिनिमम ही हो, ठीक है। सो जितने मैं ढूंढ पाई हूँ टेस्ट सीरीज के प्राइजेस, उसमें सबसे मिनिमम आई एम चार्जिंग, ओके। सो या आई एम gonna update you all about this by today itself या फिर कल, सारी डिटेल्स। यस, वी आर लॉन्चिंग इट। आई होप आई एम नॉट वेरी लेट। पता पड़ा मुझे आप लोग मैसेजेस करोगे कि अरे मैम हमने तो ले लिया है टेस्ट सीरीज, दैट्स ऑल्सो फाइन। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू अपियर फॉर द टेस्ट, ठीक है। कैन आई टीच हाउ टू राइट एन आंसर? आई गेव यू द फॉर्मेट। जैसे चलो मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे सवाल आया मेरे दिमाग में अभी
कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस चल रहे हैं। तो सवाल आया कि ऑडिट कमेटी के ऊपर सवाल था, ये कंपनी है, इसके इतने इतने अमाउंट्स हैं, ऑडिट कमेटी बनाने की ज़रूरत है या नहीं। तो सबसे पहले यू विल राइट द फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है, या फिर सिनेरियो ओवरव्यू, ठीक है, जो भी आपको लिखना हो दोनों में से एक लिखना, ओके, या फिर ओवरव्यू ऑफ द केस, एनीथिंग यू कैन राइट, यू कैन ऑल्सो राइट ओवरव्यू ऑफ द केस। अपने आंसर्स में थोड़ा वेराइटी आप डाल सकते हो, ओके। अब यहाँ हेडिंग आपने डाल दी, नाउ यू विल राइट कि जो भी कंपनी का नाम है, ABC लिमिटेड इज़ अ लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड है तो बात ही खत्म हो गई, या फिर ABC लिमिटेड हैज़ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ वॉट एवर अमाउंट, जो भी वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एंड देन वो बहुत समराइज तरीके से, अब ऑडिट कमेटी के लिए तो वही रिक्वायर्ड है ना, थ्रेशोल्ड ही रिक्वायर्ड है, वो लिख के आपको फिर क्वेश्चन लिखना है कि जो भी क्वेश्चन, द लीगल क्वेश्चन हियर इज, द लीगल क्वेश्चन, या फिर द क्वेश्चन इन दिस केस is whether ABC Limited is required to constitute an audit committee, ठीक है। ये आपने लिख लिया, एग्जैक्टली जो सवाल पूछा जाएगा वो लिखोगे, एंड देन यू विल राइट एप्लीकेबल प्रोविजन। अब यहाँ पर कोई केस तो है नहीं, एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दूंगी एक्ट, सो दैट अब मैं आगे सिर्फ एक्ट लिखूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन पूरा लिखना, ऐसी मत लिखना, सेक्शन 177 ऑफ द एक्ट, क्योंकि मैंने एक बार ही डिफाइन कर दिया है, अब आई कैन राइट द शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 170 द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 177 ऑफ द एक्ट, कौन सी कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी होती है वो लिखना पड़ेगा, एवरी लिस्टेड और एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़, ठीक है, वो पूरा 10, 100, 50 वाला थ्रेशोल्ड लिख दिया। उसके बाद आप लिखोगे कंक्लूजन, या फिर अगर रेकमेंड करने शब्द लिखा होगा रेकमेंड एग्जाम में, तो यू कैन क्वेश्चन पेपर में, तो यू कैन राइट रिकमेंडेशन, टोटली अप टू यू, ठीक है। एंड देन इन व्यू ऑफ द above, it can be concluded that ABC Limited, जो भी सवाल था, ABC Limited is required या is not required to constitute an audit committee, ठीक है, ऐसे करके यू आंसर, ओके। यहाँ जो भी आपके 3 पार्ट्स है ना, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, हर एक पार्ट के बाद एक लाइन का स्पेस रखना, उसके बाद अगला पार्ट, फिर एक लाइन का स्पेस, उसके बाद अगला पार्ट, ठीक है। वो आंसर शीट में राइट में मार्जिन निकालना होता है क्या? नहीं, लेफ्ट में मार्जिन आपको बना के देते हैं आंसर शीट में, वहां पर भी आपको मार्जिन कुछ नहीं खेलना है, ओके। एसएम की रिवीजन करा दो, एसएम का इतना स्ट्रेस क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो, यस, सो वी डन विद द वर्कशॉप। इसके अलावा अगर कोई चीज़ कवर नहीं की होगी हमने, तो दिस विल बी देयर इन द चैनल, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। मैं क्या करूँगी, थोड़ा बीच बीच में लैग हो रहा था ना, तो ये लाइव को हटा के आई हैव रिकॉर्डेड द वीडियो, आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें लैग नहीं है, ओके। आई विल अपलोड दैट रिकॉर्डिंग राइट अवे आफ्टर द वर्कशॉप, एंड यू कैन कॉमेंट योर क्वेरीज देयर, चलेगा। और दिस ग्रुप एज वेल। हाँ, एक और चीज़, लेट मी नो, और नेक्स्ट वर्कशॉप आप किस पे चाहते हो, जो मैं जूम पे ही लेने वाली हूँ, ठीक है। आई विल हैव दैट मीटिंग ओनली, बट या व्हाट एल्स यू वांट मी टू हेल्प विथ, लेट मी नो। ग्रुप पे भी लिख सकते हो और इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए
आई एम लीविंग यू विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन फॉर योर पेपर। आराम से अच्छे से पढ़ाई करो, खुद का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करो, एंड आई विल अपडेट यू अबाउट द टेस्ट सीरीज़। मेरा टेस्ट सीरीज़ लो, कहीं का भी टेस्ट सीरीज़ लो, बट प्लीज़ मॉक टेस्ट ज़रूर देना प्लीज़, ठीक है? ओके, चलो, यस पीपल, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मज़े से पढ़ो, मज़े से एग्ज़ाम दो, मेक योरसेल्फ प्राउड। बाय बाय।